Good afternoon, students. Now we have been discussing the fixed exchange rate, and yesterday I discussed the meaning of fixed exchange rate and how it is determined by the government. However, determination of fixed exchange rate by the different ways are not given in our syllabus this year. It is deleted. So therefore, I am not going to discuss in details. And there are some graphs and some terms are also there. So that I am not going to discuss. But after the completion of this unit, during the revision, I will discuss more on this. I will discuss on the deleted topics also. So now we are going to discuss the merits of fixed exchange rate. Now we discuss about the fixed exchange rate, that it is fixed by the government, and what are the merits of this? That now see. First one is it ensures stability in exchange rate. So there is stability in the exchange rate. What does it mean? That exchange rate is stable. The value of currency in terms of other currency is stable. Means does not fluctuate, does not change at time interval. जिस तरह से आप देखेंगे कि वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ रुपी जो है आपको फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है डॉलर के तुलना में. तो यदि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाएगा, गवर्नमेंट फिक्स कर दिया कि 10 रुपीज़ इक्वल टू $1, यदि गवर्नमेंट फिक्स कर दिया तो फिर वह फिक्स रहेगा, क्योंकि उसको चेंज जो है वो गवर्नमेंट ही करेगा. तो इसलिए ये स्टेबिलिटी इसमें रहता था, यानी कि स्टेबल रहता था, ये तुरंत चेंज नहीं होता था. कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज बिकम्स कन्वीनियंट. ठीक है. और चूंकि जो करेंसी था वो स्टेबल था, जो रुपीज़ का जो वैल्यू है वो यदि स्टेबल हो गया, उसका वैल्यू जो अप डाउन नहीं हो रहा है, तो जो मैक्रो पॉलिसीज़ है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, वो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, उसको एडॉप्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हमारा जो करेंसी है उसका वैल्यू क्या है. तो हम लोग जो है कि कोई भी जो मैक्रो पॉलिसीज जो हम लोग एडप्ट करेंगे, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड हो, चाहे आपको बाहर से जो है कुछ सामान को आपको लेना हो, कोई टेक्नोलॉजीज़ को लेना हो, या किसी भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसीज़ जो है, तो उसमें क्या होता है, आपको वो आपको कन्वीनियंट होता है, क्योंकि मालूम रहता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी. इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज इट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ना स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, जो गेस किया जाता है कि डॉलर का वैल्यू, रुपीज़ का वैल्यू अप होगा, डाउन होगा, क्या होगा. हम लोग कभी कभी स्पेकुलेट कर लेते हैं. फ्यूचर का जो है, फ्यूचर के बारे में हम लोग जो है एक हम लोग गेस करते हैं. तो ये जो स्पेकुलेशन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, वहाँ पे आपको करेंसी का खरीद और बिक्री होता है, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं. और मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस, ट्रांजेक्शन्स ऑफ करेंसीज टेक प्लेस फ्रॉम वन करेंसी टू अदर करेंसी. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो स्पेकुलेशन है वो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सबको मालूम रहता है कि किसी पार्टिकुलर करेंसी का क्या वैल्यू है, और जो एक्सचेंज होगा, जो अदला बदली होगा एक करेंसी से दूसरा करेंसी में, तो उसका क्या जो है वैल्यू होगा. Now demerits of fixed exchange rate. Now what are the demerits? क्या है इसका? It does not encourage venture capital. जो venture capital है उसको ये इनकरेज नहीं करता है. वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको जिसमें कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है, उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं. या फिर जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप जो कोई कंपनी, जो इंटरप्राइजेस है, जो फर्म्स है, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल. तो इसका जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में जो है वेंचर कैपिटल को क्या होता है, आपको इनकरेजमेंट नहीं मिलता, इसको डिस्करेजमेंट मिलता है. नेक्स्ट वन, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ द करेंसी. ठीक है. इसमें दूसरा जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हुई है कि अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी का जो डर रहता है. इसका मतलब क्या होता है, अंडर और ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जितना करेंसी का वैल्यू होना चाहिए, यदि उससे ज़्यादा वैल्यू है तो वो हो गया ओवर वैल्यूएशन, और जितना करेंसी का वैल्यू होना चाहिए यदि उससे कम हो गया वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन. जैसे मान लो कि अभी जो है तुमको 70 रुपीज़ इक्वल टू
$1, यानी कि 70 रुपया और $1 बराबर है, यानी कि $1 को खरीदने के लिए जो है हम लोग को 70 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से आपको 1 रुपया खरीदने के लिए $1/70 आपको अमेरिकन को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए क्या क्या गवर्नमेंट, यदि यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रहता तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, मान लो आपको कर दिया 10 रुपीज़ इक्वल टू $1, ठीक है, रुपीज़ का वैल्यू जो है आपको बढ़ा दिया, यानी कि पहले 70 रुपीज़ इक्वल टू $1 था, अब जो है 10 रुपीज़ इक्वल टू $1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया तुमको ओवर वैल्यूएशन, यानी कि जितना वैल्यू होना चाहिए रुपीज़ का उससे कहीं ज़्यादा जो है यहाँ पे वैल्यू हो गया। उसी तरह से मान लो कि 70 रुपीज़ इक्वल टू $1 है, उसको हम लोग कर दिए 100 रुपीज़ इक्वल टू $1, तो रुपीज़ का वैल्यू को घटा दिए, तो ये अंडर वैल्यूएशन होता है। तो चूँकि वहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स करता है तो वहाँ पे ऐसा चांस रहता है कि अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन रुपी करेंसी का हो सकता है। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन 100% गोल्ड रिजर्व्स, और वही नहीं, आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स था वो गोल्ड रिजर्व का था, कि जितना आपको गोल्ड रिजर्व प्रेजेंस है उस हिसाब से जो है करेंसी का वैल्यू को लगाया जाता था। तो इसके लिए 100% गोल्ड रिजर्व जो है रखना पड़ता था गवर्नमेंट के पास में। सो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। Next one is flexible exchange rate system. It refers to a system in which exchange rate between currencies of different countries is determined by the market forces of demand and supply. यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, उस अनुसार जो है यहाँ पे एक्सचेंज रेट आपको फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करता है, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं करता है, बल्कि फिक्स कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। जिस करेंसी का ज़्यादा डिमांड है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, जिस करेंसी का डिमांड कम है उसका आपको वैल्यू कम होगा। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मल रेट और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोल रहा है कि जिस एक्सचेंज रेट पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों यदि करेंसी का इक्वल हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि जितना डिमांड है किसी पार्टिकुलर करेंसी का उतना ही उसका सप्लाई भी है, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल बिकॉज इट टेंड्स टू चेंज विथ चेंज इन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नाउ व्हाई द नेम इज फ्लेक्सिबल हियर, दिस इज बिकॉज it may change any time because it is depend on demand and supply of the currency in the market. Therefore यदि डिमांड कम हो जाएगा या डिमांड ज़्यादा हो जाएगा या सप्लाई कम हो जाएगा सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, तो फिर उसका असर जो है एक्सचेंज रेट पे पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चेंज होते रहता है, ये आपको फ्लक्चुएट होते रहता है आपको एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को। Now, what are the merits? There is no problem of overvaluation or undervaluation of currencies. यहाँ पे overvaluation and undervaluation का प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है आपको मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो चूँकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड होता है, तो फिर इसमें जो है आपको ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो फिक्स कर नहीं रहा है, ये डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार फिक्स हो रहा है। तो जो जिस करेंसी का जो वैल्यू है वही आपको वहाँ पे रहता है। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड 100% गोल्ड रिजर्व्स। एंड सेकेंड थिंग इज गवर्नमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द 100% गोल्ड। 100% गोल्ड जो है गवर्नमेंट को रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इट इनकरेजेस वेंचर कैपिटल, वही नहीं, ये जो आपको वेंचर कैपिटल है उसको भी ये इनकरेज करता है, क्योंकि यहाँ पे आदमी के पास में ये थोड़ा फ्यूचर पॉजिटिव स्पेकुलेशन रहता है कि आपको करेंसी का वैल्यू जो है आपको बढ़ सकता है, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए। डिमेरिट्स क्या है, देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, इसमें जो है आपको स्टेबिलिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा इसका आपको डिमेरिट्स है।
स्टेबिलिटी नहीं रहता है, क्योंकि ये हमेशा जो है आपको चेंज होते रहता है। डिस्करेजेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए डेली यहाँ पे आपको चेंज दिखेंगे। आप जब न्यूज़पेपर देखेंगे या फिर आप जो बिजनेस न्यूज़ देखेंगे चैनल पे, तो आपको वहाँ पे करेंसी है उसका वैल्यू आपको दिखाएगा, जो डोमेस्टिक करेंसी है और आपको जो डॉलर है, जो फॉरेन करेंसीज है, उसके बीच में क्या जो आपको एक्सचेंज रेट है उसको दिखाते रहता है। ये आपको डेली हिसाब से कुछ ना कुछ पॉइंट, जो कुछ ना कुछ पैसा जो है डेली हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये आपको यहाँ पे, ठीक है, सो देयर इज़ नो स्टेबिलिटी, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। डिस्करेजेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन। ये इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन उसको जो है आपको ये डिस्करेज करता है, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे फिक्स तो किया नहीं जाता है, यदि आपको किसी करेंसी का वैल्यू जो है आपको बहुत ही नीचे है, बहुत ही कम है, और किसी पार्टिकुलर करेंसी का जो है वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको डिस्करेजमेंट मिलता है। ठीक है, क्योंकि किसी को ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, किसी को जो है कम बेनिफिट्स मिलता है। तो ये सब जो आपको बहुत सारा रीज़न है इसके पीछे। जैसे मान लीजिए कि यदि इंडिया का जो है आपको करेंसी का जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। मान लीजिए आपको अभी 70 रुपीज़ इक्वल टू $1 है, तो यानी कि रुपीज़ जो है बहुत ही सस्ता है, यानी कि $1 में जो है आपको 70 रुपया मिल सकता है। यानी कि $1 खर्च करने से अमेरिकन जो है 70 रुपया का सामान खरीद सकता है इंडिया से। ठीक है, मान लो इंडिया का वैल्यू और भी कम हो जाए करेंसी का, अब 70 से यदि 100 हो गया, यानी कि $1 में अब जो है 100 रुपीज़ को खरीद सकता है। तो अमेरिकन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से सामान खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि रुपीज़ जो है आपको सस्ता हो गया है, इंडिया में सामान उसको जो है सस्ता मिलेगा। तो क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है आपको बढ़ जाएगा, और साथ में वहाँ जो अमेरिकन जो है उसका आपको एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ इसका जो है आपको एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज है। तो यहाँ पे ये जो है आपको डिस्करेजमेंट मिलता है ये इससे। ओके, सो नाउ दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो ओके, नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसीज बिकम इनकन्वीनियंट। और जो मैक्रो पॉलिसीज है उसका कोऑर्डिनेशन इनकन्वीनियंट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एक्सचेंज रेट जो है यहाँ पे फिक्स रहता नहीं है। गवर्नमेंट को भी डर रहता है कि इसका वैल्यू जो है अप डाउन हो सकता है, तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे पॉलिसीज़ को क्रिएट किया जाता है। तो चूँकि मालूम पहले रहता नहीं है, एक्सचेंज रेट फिक्स रहता नहीं है, करेंसी का जो वैल्यू है वो अप डाउन होते रहता है, तो गवर्नमेंट भी जो मैक्रो पॉलिसीज लेता है उसको डिसीजन लेने में बहुत ही आपको परेशानी होता है, टाइम लेना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। वी हैव डिस्कस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, वी हैव डिस्कस द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम. It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by market forces and central bank stabilizes the exchange rate in case of appreciation or depreciation of domestic currency. Okay. Now managed floating rate system जो है इसमें आपको दोनों है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबल भी है और आपको फिक्स्ड भी है। तो फ्लेक्सिबल किस केस में है, तो ये यहाँ पे जो आपको एक्सचेंज रेट जो यहाँ पे डिटरमाइन होता है वो आपको डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार होता है। ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल की तरह ही होता है। लेकिन यदि आपको करेंसी जो है आपको एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है इस बीच में आपको इंटरवेन करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा। गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में RBI है, तो RBI जो है इसमें इंटरवेन करता है और आपको वो क्या करता है, करेंसी को एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन होने में आपको हेल्प करता है। तो पहले आप ये समझिए कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन क्या होता है। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब करेंसी का वैल्यू जो है आपको बढ़ जाता है। जैसे अभी $1 इक्वल टू 70 रुपया है, $1 में आपको 70 रुपया मिल रहा है, यानी कि रुपया का जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे यदि 70 ज़्यादा है 1 से, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि 70 जो यानी कि रुपया का वैल्यू ज़्यादा है, ये नहीं समझना है। 70 चूँकि जो है ज़्यादा, यानी कि $1 में ही 70 रुपया मिल रहा है, तो रुपया इसका मतलब सस्ता है।
और उसका वैल्यू जो है कम है, और आपको जो $1 है उसका वैल्यू आपको ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी आपको नहीं देखना है कि 1 तो छोटा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू कम होगा, नहीं। 1 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो $1 में ही, यानी कि $1 के बराबर आपको 70 रुपीज़ है, ठीक है। रुपया 70 और $1 दोनों जो है बराबर है, बराबर वैल्यू उसका है। तो यहाँ पे जो है डॉलर का जो वैल्यू यहाँ पे क्या है आपको ज़्यादा है। तो मान लो कि यदि 70 रुपीज़, $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ है, और फिर क्या हो जा रहा है आपको मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार क्या हो जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा कम होने से क्या हो जा रहा है, आपको रुपीज़ का वैल्यू जो है 100 के पास पहुंच जा रहा है, यानी कि $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे रुपीज़ का क्या हुआ, रुपीज़ का यहाँ हो गया डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि रुपीज़ का वैल्यू जो है आपको कम हो गया, डेप्रिसिएट कर गया, यानी कि अब $1 आपको 100 रुपीज़ के बराबर है। तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में आरबीआई जो है आपको क्या करेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर है, ठीक है, उसको जो है आपको सप्लाई कर देगा, यानी कि उसको इंजेक्ट कर देगा इकोनॉमी में। चूँकि यदि डॉलर का जो है आपको डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई कम है, और इसीलिए जो है आपको रुपया का वैल्यू जो है आपको कम हो गया, तो क्या करेगा आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रहता है हर एक कंट्री के पास में, तो उसको रिलीज कर देगा इकोनॉमी में, ताकि डॉलर का सप्लाई जो है बढ़ जाए। यदि डॉलर का सप्लाई बढ़ गया तो फिर क्या होगा, डॉलर जो है सस्ता हो जाएगा, और फिर रुपया का वैल्यू जो है आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से एप्रिसिएशन में क्या होता है, जब रुपीज़ का वैल्यू जो है आपको क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि यदि $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ है, अब हो गया $1 इक्वल टू 50 रुपीज़, 70 से 50 के पास में आ गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन हुआ, यानी कि रुपीज़ का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको बढ़ गया, ठीक है। तो यदि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो का मतलब क्या हो गया, यदि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहे तो गवर्नमेंट चाहेगा तो रुपीज़ का वैल्यू जानबूझ करके जो है आपको घटा सकता है, ताकि रुपया सस्ता हो जाए और यहाँ का सामान जो है आपको सस्ता हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़े। जो चाइना जो है टाइम टू टाइम ऐसा करता है, अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार आपको चल रहा है, तो उसमें आपको ये भी कारण है कि चाइना जो है बार बार जो अपना करेंसी जो युआन है उसका वैल्यू को जानबूझ के कम कर दे रहा था, ताकि चाइनीज सामान जो है वो सस्ता हो जाए, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है बढ़ जाए। तो ये भी एक कारण होता है। तो ये एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन के केस में जो है आपको जब चाहेगा गवर्नमेंट जो है इंटरवेन कर सकता है। तो ये जब दोनों चीज़ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इफ अ कंट्री मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट बाय नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। यदि एक्सचेंज रेट का यदि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है कोई गवर्नमेंट, तो उस टाइप का एक्सचेंज रेट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। हालांकि जो आरबीआई होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो आपको एक्सचेंज रेट का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। Now, in order to record the overseas transactions of a country, the balance of payment accounts are maintained and they constitute an important part of national income accounts. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है आपको बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, तो उसको रिकॉर्ड, उसका जो रिकॉर्ड होता है, जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। So balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between the residents of a country and rest of the world in a given period of time. In a given period of time, मान लो कि 1 ईयर का ले लो, तो 1 ईयर में जो हमारे कंट्री और दूसरा कंट्रीज़ के बीच में जो आपको ट्रांजेक्शन्स हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हुआ है, जो लेन देन हुआ है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ इकोनॉमिक याद रखना, यहाँ पैसा की लेन देन की बात हो रहा है, ना कि कितना गुड्स गया, कितना गुड्स आया, कितना सर्विस गया, कितना सर्विस आया, उसका नहीं हम लोग बात करें, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। तो उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स।
तो जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि बाहर से जो फॉरेन करेंसी आ रहा है हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री से जो आपको करेंसी जो है दूसरा कंट्री में जो जा रहा है एक्सचेंज, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि हमारे कंट्री में कितना इनकम आया और हमारे कंट्री से कितना इनकम गया बाहर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो यू मे डिफाइन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डिफरेंट वेज। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन BOP। अब जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में, वो किस किस चीज़ का होता है, ट्रांजेक्शन किस किस चीज़ से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहला होता है विजिबल आइटम्स और गुड्स। दिस इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। विजिबल आइटम्स और गुड्स का मतलब हो गया जो आँख से दिखाई दे, ऐसा गुड्स जो आँख से दिखाई दे, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो कोई चीज़ से बना हुआ है, कोई मटेरियल से बना हुआ है। तो जो कोई गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो गुड्स का ट्रांजैक्शंस होता है बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल आइटम्स। तो इसका आपको ट्रांजैक्शन होता है। नेक्स्ट, इनविजिबल आइटम्स ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, etc। जो इनविजिबल आइटम्स होता है वो आपको आँख से दिखाई नहीं देता है। जो सर्विसेज हुआ, जो सर्विस होता है, सर्विस हम लोग को आँख से दिखाई नहीं देता है, कोई जो है वो गुड्स नहीं होता है। तो जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो सर्विसेज है आपको दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका जो ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है, या फिर इनविजिबल आइटम्स को हम लोग सर्विसेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड अदर वन साइडेड ट्रांजैक्शन। जो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे डोनेशन किसी को आप दिए, किसी को आप गिफ्ट दिए, मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है अमेरिका में रह रहा है, उसको आप जो है कोई गिफ्ट दिए, ठीक है, या फिर आप जो है अमेरिका में पढ़ने के लिए गए, वहाँ का एक स्कूल को या वहाँ का एक कॉलेज को आप डोनेशन दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन साइडेड ट्रांजैक्शन, एक तरफ से ही हो रहा है, उधर से नहीं आ रहा है कुछ भी। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इसका भी जो है आपको, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, etc फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड सैलरीज फ्रॉम वर्क इवन अब्रॉड। तो बाहर में यदि आप इन्वेस्ट किए हैं बाहर के कंपनीज़ में, बाहर में फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वहाँ से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है या फिर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर यदि आपको शेयर के ऊपर में यदि आपको डिविडेंड दिया जा रहा है, या फिर आप यदि आप वर्क कर रहे हैं बाहर तो उसका जो आपको सैलरीज मिल रहा है, ये सब भी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल ट्रांसफर्स आर रिलेटेड टू कैपिटल रिसीप्ट्स, फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स और सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। उसका कैपिटल ट्रांसफर्स होता है, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। कैपिटल ट्रांसफर्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांसफर्स होता है, कैपिटल रिसिप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे बोरोइंग्स, यदि आप बाहर से बोरो कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। या सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट, या फिर यदि आप कोई एसेट्स को बेचे हैं और बेचने के बाद आपको जो है उसके बदले में मनी आ रहा है बाहर से, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वी विल डिस्कस मोर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट in the next class. This is all about today's class. Thank you.